तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग रसायन विज्ञान शुरू कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि करना ही है तो कर ही देते हैं। एकदम सूक्ष्मतम जाकर बारीकियों का भी अध्ययन करेंगे कि सच में मतलब हमें ये सब्जेक्ट भी जो है टॉपिक फील हो सके। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, इसको 3 भागों में हम रखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। पहले भाग में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रसायन विज्ञान से थोड़ा सा परिचय दूंगा और हमारी ये जो पुस्तक है उसको हम किस तरह से 10वीं की पढ़ने वाले हैं आगे। वो दूसरे भाग में मैं आपको थोड़े से बेसिक्स बताऊंगा जिनका मुझे उम्मीद है कि हमें पता होने चाहिए आगे जाने से पहले। तो वो भाग अगर आपको आते हैं तो आप उनको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और जो तीसरा भाग है दोस्तों, उसमें हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारी 10वीं की एनसीईआरटी का 5वां अध्याय है, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो उस चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डॉबराइनर के त्रिक। तो यहाँ तक हमारी आज की कक्षा रहेगी। मुझे उम्मीद है आप साथ बने रहेंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि रसायन विज्ञान है क्या। आपने भी सोचा होगा कि मतलब एक जनरल पूछें आपसे कोई कि अच्छा बताना रसायन विज्ञान क्या है, तो हमें ऐसे नहीं सोचना कि अरे वो ना कोट वोट पहन करके वाइट वो पिक्चर में दिखाते रहते हैं, केमिकल ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वही रसायन विज्ञानी होते हैं या मतलब वही केमिकल साइंटिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है। हम सारे के सारे, हम सबके सब भी केमिकल साइंटिस्ट हैं। अभी जान के आपको हैरानी होगी, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको क्लियर करता चलूँगा सब कुछ। तो परिभाषा हमें कहती है रसायन विज्ञान की कि है विज्ञान की एक शाखा है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिसमें कि हम लोग द्रव्य मैटर के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि फिर द्रव्य क्या है भैया, मैटर क्या है। अब वैसे तो मैं ये सब भी आगे चल के दूसरे वीडियोस में अलग क्लासेस लेके बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मैं आपको जितना ज़रूरत है उतना बता के आगे चलता हूँ कि भाई मैटर क्या है। इस दुनिया में हर चीज़ जो आपको दिख रही है उसमें 2 चीज़ें हों। पहली क्या, वो कुछ ना कुछ जगह घेरे। जैसे मैं हूँ, मैं कुछ जगह घेर के खड़ा हूँ, बिना जगह के तो खड़ा ही नहीं हो सकता ना मैं। और दूसरा जो है, कुछ ना कुछ उसमें द्रव्यमान हो। तो हर चीज़ वो क्या है, द्रव्य है, मैटर है। ये फ़ोन जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, ये दीवार, ये बोर्ड, ये ट्यूबलाइट, ये पंखा, ये गाय, भैंस, बकरी, एरोप्लेन, कुछ भी जिसके पास भी ये दोनों चीज़ें हैं वो क्या है, द्रव्य। मतलब लगभग इसमें सब कुछ आ गया। तो अब कह रहे हैं कि इसके गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें बोला कौन सी बड़ी बात है, हमें दिख रहा है ये जो बोर्ड है वाइट कलर का है, नहीं ऐसे नहीं है ना। उसके गुणों का अध्ययन कर रहे हैं सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर के। उसकी आंतरिक संरचना देख रहे हैं कि यार वो अंदर से कैसे बना हुआ है। तो ऐसा जहां अध्ययन हो रहा है वो शाखा कहलाती है रसायन विज्ञान की। तो बोले अच्छा फिर करें क्यों, मिलेगा क्या उससे। बोले नहीं देखो ऐसे बिल्कुल नहीं। क्या मिलेगा उससे, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भैया ये जो विभिन्न पदार्थ हैं उनका आपस में संयोजन कैसे होता है, जुड़ते कैसे है, क्यों जुड़ा भाई है। या अगर मान लो हमें अलग करना है तो वो अलग कैसे होगा, ये जानने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ ये देखते हैं कि भाई हमें कब क्या करें ऐसा कि उस पदार्थ में से हमें ऊर्जा मिले, या हम उसको ऊर्जा दे तो क्या होगा। जैसे कि ये जो नाभिकीय संलयन और विखंडन की जो क्रियाएं हैं जिनसे सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही है, या जो परमाणु बम फूट रहा है, तो वो सब यही है भैया, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो केमिस्ट्री। अब ये जो परिभाषा हमने यहाँ लिखी है ये थोड़ी सूक्ष्म परिभाषा है, इसको विस्तृत भी किया जा सकता है। जैसा कि बाकी जगहों पर मतलब अगर आप देखेंगे अन्य पुस्तकों में तो हो सकता है कि आपको बड़ी चौड़ी लंबी जैसे परिभाषा मिले, लेकिन हमारा काम अभी इससे चल सकता है। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसके और भी जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब रसायन विज्ञान के बहुत से प्रकार भी होते हैं, इसकी ब्रांचेस हैं। तो इसकी शाखाओं में जैसे मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री आता है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, या एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है वो भी पढ़ने को मिलती है जियोलॉजी में, बाकी जगहों पर। तो इस तरह से और भी शाखाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर किस तरह से पढ़ने वाले हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। हम उन शाखाओं की बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर कहीं पर उन शाखाओं का कोई हिस्सा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये उस शाखा में से है। लेकिन अभी हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है, मैं रसायन विज्ञान की जो सीरीज़ बनाऊंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। पहला हिस्सा मैं वो सूक्ष्मतम संसार की बात करूंगा। सूक्ष्मतम मतलब कैसे कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन क्या है, यौगिक क्या है, तत्व क्या है, विलयन क्या है, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा है और परमाणु के मॉडल कौन से आए हैं,
वो सारा मैं एक अलग सीरीज में बनाऊंगा, जिसको आप यूं समझ सकते हैं कि जो 9th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस है वो और अन्य पुस्तकों से जिस तरह की मैं लेता ही हूं वो सारा होगा उसमें। और जो दूसरा हिस्सा जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं बना रहा हूं, उसमें हम क्या देखेंगे, 10वीं कक्षा की जो विज्ञान की पुस्तक है उसमें 5 चैप्टर्स है। मैं आपको बता देता हूं कौन से हैं। पहला चैप्टर है उसमें रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। दूसरा चैप्टर है हमारे पास अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर है हमारे पास धातु अधातु। चौथा चैप्टर है दोस्तों वहां पर हमारे पास कार्बन और उसके यौगिक। ये सबको बहुत खतरनाक लगता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो ये दूसरी वाली सीरीज में हम इनको पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको परिचय दे दिया कि किस तरह से पढ़ने वाले हैं। अब दूसरे भाग पर आ रहे हैं वीडियो के, जहां पर मैं आपको थोड़े से बेसिक्स बताने वाला हूं, क्योंकि ये इस पूरी सीरीज में हमें काम आएंगे। हालांकि इन बेसिक्स की मैं अलग से, जो मैंने आपको बताया सूक्ष्मतम संसार में, सारे वीडियोस में बहुत डिटेल में बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ उतना मैं आपको बता रहा हूं जितना कि आवश्यक है। अब जो मूलभूत बातें हैं उनमें मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आपको परमाणु के बारे में पता हो कि एटम क्या होता है। अब एटम के अंदर जो है एक नाभिक होता है, और उस नाभिक में हम कहते हैं कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और भी है कुछ चीज़ें, लेकिन अभी उनकी बात नहीं कर रहे। तो अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है नाभिक में, और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और अगर पूरे एटम की बात करें तो जो सबसे छोटी इकाई है किसी भी चीज़ की, हम हो, कोई जानवर हो, कोई बोर्ड हो, कोई टीवी हो, कोई पंखा हो, कोई ज़मीन हो, कुछ सब कुछ, सूर्य हो या कुछ, उसकी छोटी इकाई क्या है? एटम, परमाणु। सबसे छोटी चीज़ वो किससे बना है? परमाणु से बना है। तो परमाणु के बारे में इतना अभी हमारे लिए जानना पर्याप्त होगा। तो परमाणु तो खूब सारे होंगे फिर। तो परमाणु की संख्या दे रखी है हमने अलग अलग को, कि 1 नंबर पे, 15 नंबर पे, 20 नंबर पे। तो वो संख्या किस आधार पर दे रखी है? वो हमने प्रोटॉन की संख्या के आधार पर दे रखी है, कि जितने किसी परमाणु के पास प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा फिर इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतना क्यों नहीं बोल रहे, या जो न्यूट्रॉन जितने हैं उतना क्यों नहीं बोल रहे? तो इसका उत्तर आपको इस चैप्टर के अंत तक आते आते, जो हम पढ़ रहे हैं, जरूर मिल जाएगा। तो अब तीसरी बात जो है यहाँ पर, कि परमाणु के द्रव्यमान संख्या की क्या बात करें। तो द्रव्यमान संख्या हमने ऐसा निर्धारित कर रखी है, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं। प्रोटॉन जितने हैं किसी परमाणु में और न्यूट्रॉन जितने हैं, उन दोनों को जोड़ दीजिए और आपका काम हो जाएगा, आपको द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। अब यहां पर एक बात है, प्रोटॉन की संख्या है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब हमेशा परमाणु में, एक उदासीन परमाणु में, मैं आयन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। तो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो सामान्य रूप से हमें बराबर ही मिलने वाले हैं। तो हम एक दो उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम मान लीजिए लेते हैं हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन की संख्या है वो होती है 1। इसमें अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन नहीं होता है इसके पास में। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो मैंने अभी भी कहा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब अगर हम इनका द्रव्यमान निकालना चाहें, मास, तो वो होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। ध्यान दीजिएगा ये बात कि ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ना कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। वो भी क्यों है, वो भी हम आने वाले समय में जरूर चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। अगर हम एक दूसरा उदाहरण कार्बन ले लेते हैं, तो कार्बन जो है दोस्तों, उसके पास प्रोटॉन की संख्या होती है 6। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो परमाणु संख्या है ना, वो भी कितनी होगी? 6। और जो न्यूट्रॉन है उसमें वो भी है दोस्तों 6। खुशी की बात है, इलेक्ट्रॉन भी है 6। तो उनका जो द्रव्यमान है दोस्तों वो हो जाएगा 6 और 6 12। और यहाँ पर अगर हम तीसरा एक उदाहरण ले लेते हैं आखिरी, जो कि है सोडियम, तो ये 11 इसके पास प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ खास बात है, इसके पास न्यूट्रॉन 12 होते हैं। तो बराबर नहीं बल्कि एक ज़्यादा है। और यहाँ देख रहे थे तो एक कम था। तो न्यूट्रॉन का कोई फिक्स नहीं होता हमारे पास, कम ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन के बराबर ही होनी चाहिए। तो ये 11 लिखा हमने, लेकिन द्रव्यमान तो इन दोनों से निकालना है हमें। तो जो द्रव्यमान है दोस्तों वो होगा 23। अब अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि द्रव्यमान की यूनिट हम लोग यहाँ पर किलोग्राम लेंगे, तो वो गलत सोच रहे हो आप। हमारे पास जो यूनिट है यहाँ पर वो है यू, या इसको हम लोग कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये भी सूक्ष्मतम संसार में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। इतना आपको पता होना चाहिए था। और इसके अलावा एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आज तक मैं देता नहीं हूँ, आज दे रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में हमें थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। तो जो तत्व हैं वो खूब सारे हैं हमारे पास में, खूब सारे परमाणु हैं अलग अलग, तो उनको हमें याद करना पड़ेगा क्रम के अनुसार।
तो 1 से 30 तक मैं चाहता हूं आपको कंठस्थ हो जाए। तो कैसे, देखिए मुझे भी जैसे मैं बोल रहा हूं याद है, इस तरह से ही आपको याद करने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। तो ये जो 30 तक है दोस्तों, मैं चाहता हूं आपको भी इस तरह से याद हो जाए। और उसका कारण ये है, जब मैं पूछूं कि 15 नंबर पर कौन सा तत्व है तो आपको पता हो, मैं पूछूं 12 नंबर पर कौन सा तत्व है तो आपको सीधा पता हो, ना कि आप गिनने वहां पर बैठ जाएं। अब हम हमारे इस वीडियो के तीसरे पार्ट पर आ गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं 5वां चैप्टर 10वीं किताब का। पहले 5वां कर रहे हैं, आप सोचोगे क्यों? उसका कारण ये है कि मैं एक कहानी की तरह आपको इस तरह से बताना चाह रहा हूँ सब कुछ, कि आपको ना याद अपने आप से हो जाए, आपको बहुत कुछ करना ना पड़े। तो 5वां चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अगर हमें पूरी पीरियोडिक टेबल का एक आइडिया लग जाएगा ना, तो हम जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे आगे चल के, तो वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये बनेगा। इसलिए मैं आपको पहले ये समझाना चाह रहा हूँ। तो तत्व, सबसे पहला फिर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा फिर ये तत्व क्या चीज़ है। तो देखो दोस्तों, तत्व क्या है? पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है, जिसका आप है ना और ज़्यादा वियोजन नहीं कर सकते हो। मतलब हमें क्या लगता है शुद्ध, हमारे लिए शुद्ध की डेफिनेशन क्या है कि यार दूध एकदम प्योर होना चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। पानी प्योर, हमारे लिए तो पानी दिखने में प्योर है, प्योरिट से निकला हुआ है, लेकिन अगर अंदर जा कर के देखो तो उसमें पता नहीं कितने बैक्टीरिया और पता नहीं क्या क्या वायरस, पता नहीं क्या क्या पड़े होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई शुद्धतम अवस्था है। जैसे मान लो अगर इस रूम में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो शुद्धतम अवस्था हो गई। उसको आप और ज़्यादा प्योर नहीं कर सकते। अब दूध को छलनी से बैठ के छान रहे होते हैं हम प्योर करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या है कि और ज़्यादा प्योरिफिकेशन संभव नहीं है। फिर भले आप रासायनिक विधि अपना रहे हो, केमिकल मेथड से, या आप अगर कोई फिजिकल मेथड अपना रहे हो, तो और ज़्यादा उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको और ज़्यादा प्योरीफाई नहीं कर सकते। कुल तत्व कितने हैं इस दुनिया में? तो वो है 118 तत्व। और इनमें से जो प्राकृतिक हैं, जो हमें मिले हैं, बाकी जो हैं वो हमने क्या लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने बैठ करके बनाने की कोशिश की है, जोड़ तोड़ मोड़ करके, और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं नहीं हैं, ये सारी बातें अलग हैं। तो ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि इस दुनिया में हमें जो कुछ भी आज तक पता चला है, वो बहुत दूर कोई स्टार हो, कोई बहुत दूर गैलेक्सी हो, सूरज हो, या चंद्रमा हो, या जुपिटर हो, या कुछ भी हो, वो सब के सब इन्हीं तत्वों से मिलकर के बने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप अगर साथ बने रहेंगे तो मैं आपको ज़रूर आगे आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि बहुत दूर अगर कोई स्टार है, तो हमें पृथ्वी पर बैठे बैठे कैसे पता चलता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको धीरे 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 बताता चलूँगा। तो ये तो हो गया, तत्व की जानकारी हमें मिल गई। अब अगला प्रश्न, अभी तो हम पाठ के नाम पर ही अटके हैं कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो बोले वर्गीकरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो 118 तत्व हैं, तो बोल रहा है इनका वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि क्यों करें वर्गीकरण। एक सबसे पहला प्रश्न हमने यहीं खड़ा कर दिया कि वर्गीकरण क्यों, क्या आवश्यकता है वर्गीकरण करने की। तो इसका हम एक बड़ा सिंपल सा आंसर देंगे कि जो तत्व हैं उनको हम इसलिए अध्ययन करना चाहते हैं क्योंकि उनकी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उपयोगिता है। कि भाई अगर हमें घर पे छत पे वो लोहे का कुछ लगवाना है, तो उसमें कौन सा एलिमेंट है, उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें कौन सा तत्व मिलाया जा रहा है, तो उन तत्वों की हमारे लिए कुछ ना कुछ उपयोगिता है। उपयोगिता पता करने के लिए, तो उपयोगिता जो है वो निर्भर होती है गुणों पर। तो अगर हम क्या कर सकें, समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में स्थापित कर सकें, तो हमारे लिए उन्हें उपयोग में लेना बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण। पुनः सुन लीजिए कि हमारे लिए तत्वों को उपयोग में लाना बहुत ही आवश्यक है या हमारी ज़रूरत है। और उस उपयोगिता को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में, एक ही समूह में ला करके रख देते हैं, जिससे कि हमें उन सबको उपयोग में लाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हम उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। अन्यथा एक एक तत्व को अलग अलग पढ़ करके भी ये पता करना कि ये वाला तो सेम ही था, फिर क्यों ही पढ़ा, है ना, उसको एक साथ ही पढ़ लेते। जैसे कि सारे इंसानों को हम एक ही ग्रुप में डाल दिया, मतलब सारे इंसान है, आप एक इंसान की पढ़ाई कर लो
कि इसमें दिल यहाँ होता है, फेफड़ा यहाँ होता है, ये यहाँ होता है, तो वो सारे इंसानों पर लागू हो जाएगा। आपको सबको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो यहाँ तक एक बस इंट्रोडक्शन हुआ चैप्टर का। अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, 3 साइंटिस्ट के बारे में हम देखेंगे जिन्होंने हमें तत्वों के वर्गीकरण करने की पहल की है ना, और चौथे भी हैं जिन्होंने फाइनली हमें पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बना करके दे दी। तो उनमें से जो सबसे पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉबेराइनर। क्या नाम है दोस्तों? डॉबेराइनर। अब ये जो डॉबेराइनर है, इन्होंने ये जो किया है लगभग 1817 के आसपास में किया है, 1817। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप समझ पा रहे हो उसको। तो इन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, 3 तत्वों के कुछ समूह बना लेंगे। त्रिक का मतलब ये होता है ट्रायड, है ना, 3 को एक ग्रुप में रखेंगे, फिर 3 को एक ग्रुप में रखेंगे, ऐसा करेंगे। अब इनके सामने ना दोस्तों एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस समय केवल और केवल 33 तत्वों के बारे में पता था। 33, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वेबसाइट्स हैं। तो अभी हम कह रहे हैं कितने तत्व हैं, 118, लेकिन उस समय कितने पता थे, केवल और केवल 33। तो अब उन्होंने जो उस वक्त वर्गीकरण किया वो उसके आधार पर ही किया ना। इतने सारे उनको पता होते तो शायद वो बहुत अच्छा वर्गीकरण और भी कर पाते, लेकिन केवल 33 तत्व। तो अब ये कह रहे हैं उनमें से भी कि 3 के ग्रुप बनाते हैं। अब देखो, अगर कभी भी हमसे पूछा जाए कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हमारा वहां प्रश्न होगा कि किस आधार पर कर रहे हो, बेस क्या है आपके वर्गीकरण करने का। समझ रहे हो इस बात को? जैसे कि मान लीजिए मनुष्यों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि अच्छा आधार है उम्र, कि 20 साल से कम वाले एक में, 50 तक एक में, 100 तक दूसरे में। या मान लीजिए जेंडर, कि लड़का है लड़की है, या जो तृतीय जेंडर है वो। तो इस तरह से आधार हमें पता होना चाहिए। तो डॉबेराइनर कह रहे हैं कि मेरा जो आधार है ना वो है कि मैं उनको समान गुणों में व्यवस्थित करना चाहता हूं, लेकिन आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान। तो ये कह रहे हैं इनके अनुसार त्रिक के जो 3 तत्व हैं, हर एक त्रिक में कितने तत्व रखे हैं, 3, उन 3 तत्वों में उनको आप परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमा दो। जैसे कि कैसे, मान लीजिए जैसे इसके 4 इन्होंने जो त्रिक बताए हैं उसका उदाहरण है। तो पहला हम त्रिक देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम आता है दोस्तों 3 नंबर पे, सोडियम आता है 11 नंबर पे, और पोटेशियम आता है 19 नंबर पे। तो इनको आपको क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। पहले लिथियम लिख दिया, फिर सोडियम लिखा, फिर पोटेशियम लिखा। बढ़ रहा है ना, ये ध्यान रखनी है। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में उनको आप जमा दो। पहला काम अपने को ये करना। फिर कहना है अगर ऐसा जब आप करोगे तो जो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान है वो बाकी के दोनों द्रव्यमानों के, दोनों तत्वों के द्रव्यमानों के औसत के बराबर होगा। ये बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, कि मान लीजिए लिथियम का द्रव्यमान हमें पता है लगभग होता है 6.94, या जो पोटेशियम है उसका द्रव्यमान भी हमें पता है 39.1। ये आपको जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें से देखने को मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं जो सोडियम का द्रव्यमान होगा बीच वाले तत्व का, वो इन दोनों के औसत के बराबर होगा। औसत निकालना हमें आता है 6.94 प्लस 39.1 भाग दे देंगे 2 से। और अगर हम यही देखें तो हम जो सोडियम का द्रव्यमान है वो लगभग 23 ही तो लिखते हैं। तो ये यहां पर आ गया। अब उसी तरह से एक और जो इन्होंने त्रिक बनाया वो था कासरबा, मैंने ऐसे याद कर रखा है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और उसके अलावा तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एक और है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और यह है आर्सेनिक। अब मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। यहाँ पे हमें लगेगा कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप अगर आज भी पीरियोडिक टेबल देखोगे, आवर्त सारणी, तो उसमें आपको ये ऐसे ही मिलेंगे। उसका कारण आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटी सी बात आप याद रखिए पहले, कि धातु वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान में दे देते हैं कि जा खुश रहे, और अधातु वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। अधातु वो है। इतना आप अभी दिमाग में याद रखो। तो लिथियम, सोडियम और जो पोटेशियम है ना, आप ध्यान से देखो इनको, ये तीनों धातु हैं और ये तीनों इलेक्ट्रॉन देते हैं। मतलब सफल हुए हैं डॉबेराइनर। हम ये नहीं कह सकते कि उनकी असफलता थी। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, भले ही उनका आधार कुछ अजीब सा है कि यार ये क्या मैथ से जोड़ रहे हैं, तो इसको, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी अगर आप देखोगे तो ये कौन है दोस्तों,
धातु हैं और इलेक्ट्रॉन दान में देते हैं। आगे हम और देखेंगे अच्छे से कैसे। लेकिन ये जो दोनों समूह हैं यहाँ पर, ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, ये अधातुओं की श्रेणियां हैं और ये पीरियोडिक टेबल में दाएं हाथ की तरफ आते हैं, जो कि हम बाद में और समझेंगे। अब बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन्होंने, कहते हैं हमारी पुस्तक ऐसा कहती है कि इन्होंने अपने समय तक केवल 3 ही त्रिक बनाए थे और उसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूं कि 33 ही थे तो शायद वो ज्यादा नहीं बनाए पाए होंगे। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे 5 लगभग त्रिक मिल जाते हैं। तो हम 3 ये मुख्य हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो हमसे परीक्षा में परिभाषा पूछ सकता है डॉबेराइनर के त्रिक क्या है, और हमें उदाहरण भी बताने पड़ सकते हैं कि ये डॉबेराइनर के त्रिक हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि ये वाले त्रिक के लिए और ये वाले त्रिक के लिए आप क्या कीजिए, इनका परमाणु द्रव्यमान निकालिए और ऊपर वाले और नीचे वाले का औसत लेकर के देखिए कि क्या वो बीच वाले के बराबर आता है कि नहीं। इसके बाद है कि भाई ये तो पूरी तरह से कर नहीं पाए भाई, 33 में से भी अगर मान लीजिए इन्होंने 3 ही बनाए त्रिक तो केवल 9 ही तत्व कम किए, मतलब अभी भी 24 तत्व तो बाकी रहेगा ना। तो 24 तत्वों को तो नहीं बता पाए कि कैसे उनको कहाँ रखें, कैसे अलग करें। तो आगे और साइंटिस्ट आए जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि होगा न्यूलैंड का ऑक्टेव का सिद्धांत, और उसके बाद एक और हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे और वीडियोस में।